नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में देखिए हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओवर थिंकिंग से आप किस तरीके से बच सकते हैं। देखिए आज के समय में ओवर थिंकिंग एक बहुत ही बड़ा साइलेंट किलर बन रहा है एस्पिरेंट के लिए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा ओवर थिंकिंग एक्चुअल में होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग किस तरीके से हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। फिर हम बात करेंगे एक ऐसा वाक़या जो मेरे साथ हुआ था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप जब ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाएं तो किस तरीके से आप उससे निकल सकते हैं। और चौथे और लास्ट के पॉइंट में हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग से आप किस तरीके से बच सकते हैं। एक और खुशी की बात कि हमारे इस चैनल पे 5,500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से हुआ है। नेक्स्ट हम अपना टारगेट रख रहे हैं 10,000 सब्सक्राइबर। आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहें जिससे हम बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर के टारगेट को अचीव कर सकें। यदि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस चीज़ को सब्सक्राइब कर सकें और इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ आती हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। ज़्यादा देर ना करें, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ओवर थिंकिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो ओवर थिंकिंग जो शब्द है उसके अंदर मेन वर्ड है थिंकिंग। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है थिंक करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, और एक होता है फिर ओवर थिंकिंग करना। पृथ्वी पर मनुष्य ही केवल एकमात्र ऐसा प्राणी है जो एक विवेकशील प्राणी है। विवेकशील का मतलब होता है कि इसके पास सोचने समझने की क्षमता है। इसके अलावा दूसरे जो जानवर होते हैं, दूसरे जो जीव हैं, उनके पास ये क्षमता भगवान ने नहीं दी है कि वो अपना अच्छा और बुरा सोच सकें, या फिर उल्टा या सीधा सोच सकें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है। और जब किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच लिया जाए कि हमारी एक्शन लेने की क्षमता, यानी कि उसको कार्य करने की क्षमता हमारी प्रभावित होने लग जाए, हम कार्य कर ही नहीं पाएँ, उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। यदि हम एक अभ्यर्थी के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभ्यर्थी जब रात में सोने जाता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, मेरा सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं रिश्तेदारों को किस तरीके से फेस करूंगा, मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगा जो मेरे ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये सोचता है कि मैं, जब वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके देखता है और उनसे अपने आप को कमतर पाता है, तो ये चीज़ उसे रात में सोने नहीं देती। वो इसी उधेड़बुन में लगा रहता है, यही सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, और इनका जवाब ढूंढते ढूंढते वो 2-3 बज जाते हैं रात को, और फिर वो ठीक से सो भी नहीं पाता और सुबह ठीक से जग भी नहीं पाता। और इस वजह से उसकी पढ़ाई इफेक्ट होती है, उसका फोकस ठीक से नहीं बन पाता। ये खतरनाक प्रभाव हैं किसके, ओवर थिंकिंग के। आज मैं बताऊंगा आपको ओवर थिंकिंग और किस तरीके से हमारे शरीर को अफेक्ट करती है और फिर इससे अपन बचेंगे कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवर थिंकिंग के नुकसान क्या है। तो ओवर थिंकिंग एक प्रकार से साइलेंट किलर होता है। आपको ये पता भी नहीं चलेगा आप किसी विषय पर ओवर थिंक कर रहे हैं और आप उस चीज़ को कर भी रहे होंगे। पहली चीज़ ये जो नुकसान पहुंचाता है वो होता है हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देता है, यानी एनर्जी हमारे शरीर में ख़त्म होने लगती है। आपने देखा होगा, आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में एनर्जी की हमेशा नीड रहती है। चाहे हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। हम मेंटली वर्क करते हैं तो उसके लिए भी हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। इवन जब हम रात में सो रहे होते हैं तो तब भी हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती हैं जिनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम शांति से सो रहे हैं, कोई भी मेंटली वर्क नहीं कर रहे हैं, फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं, हम किसी चीज़ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप समझिए कि एनर्जी ड्रेन हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है। और जब एनर्जी खर्च हो जाएगी हमारी, तो हमें वापस कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, हमारी बॉडी की एनर्जी को ख़त्म कर देता है। हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं किसी चीज़ पर, तो सब कुछ छोड़ के एक बार शांति से बैठने का मन करता है। आपने ये चीज़ फील करी होगी। दूसरा इसका नुकसान है कि ये फोकस हटाता है। मान के चलिए आप लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, या अपनी जो सिटिंग चेयर है उस पर बैठ के आप पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर रहे थे या कोई भी क्वेश्चन कर रहे थे, और आपसे मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन नहीं हुए, या आप रिवीजन में कोई चीज़ पे अटक गए, तो आपको तुरंत वहाँ से ओवर थिंकिंग शुरू होगी कि यार मेरे पेपर में 30-35 दिन बचे हुए हैं और अभी मुझसे ये सिंपल सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। भले ही वो क्वेश्चन सिंपल नहीं है, लेकिन आपका दिमाग कहेगा कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आप ये सोचने लग जाओगे यार ये सिंपल सा क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा है, तो मैं पेपर में किस तरीके से कम्पीट कर पाऊंगा। फिर आप सोचोगे दूसरों से कंपेयर करके, मेरा दोस्त था उसके तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो गए थे, कल उसने मुझे बताया था। आप जितने भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए वहाँ आपको पता चलेगा कि लोगों की रैंक्स आ रही हैं और लोगों के इतने ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक जाल में घुसते हुए चले जाओगे, जिससे आपका जो फोकस था, आप कर क्या रहे थे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आप कर क्या रहे थे, आप रिवीजन कर रहे थे, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करते 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 कहाँ पहुँच गए, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने चले गए, जिससे आपका जो फोकस था, जहाँ आपका फोकस रहना चाहिए था, वो फोकस वहाँ से हट गया। तो ये क्या करता है, ओवर थिंकिंग आपका फोकस हटाता है, दूसरा आपकी एनर्जी ड्रेन करता है।
तीसरी चीज़ कि ये आपके अंदर सेल्फ डाउट बढ़ाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जब आप कोई काम कर रहे होगे और जब आपसे वो काम ठीक से नहीं हो रहा होगा और आप यदि ओवर थिंकिंग एक बार आपने शुरू कर दी तो ओवर थिंकिंग आपको वहाँ तक ले जाएगी कि आपको खुद के ऊपर डाउट होने लग जाएगा, आपको सेल्फ डाउट होने लग जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है, मुझसे ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मुझसे ये चीज़ याद क्यों नहीं हो रही है। फिर आप एक झुंझलाहट में आके वो सारी चीज़ें छोड़ दोगे और आप वहाँ से हट जाओगे, यानी कि आपके अंदर एक सेल्फ डाउट आ गया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगली चीज़, चौथी जो एक नुकसान है इसका वो ये है कि आपका टाइम बर्बाद होता है। आपको जिस टाइम पे क्वेश्चन करने चाहिए थे, आपको जिस टाइम पे रिवीजन करना चाहिए था, आपको जिस टाइम पे टेस्ट देना चाहिए था, उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, ओवर थिंकिंग करने लग जा रहे हो। जिस टाइम पे, चलिए आप ये सारी चीज़ें छोड़िए, जिस टाइम पे आपको सोना चाहिए था, जो आपका सोने का टाइम है, उस टाइम पे आप ओवर थिंकिंग करने लग जा रहे हो। और ओवर थिंकिंग से क्या हो रहा है, आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। वो टाइम आपका सोने का था, वो टाइम आपका टेस्ट देने का था, वो टाइम आपका रिवीजन करने का था, लेकिन उस टाइम में हम क्या करेंगे, ओवर थिंकिंग में घुस गए और हमारा टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारे नुकसान हैं किसके, ओवर थिंकिंग के। अब एक छोटा सा वाक्य जो मैं आपको बता रहा था वो मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, मैं जब तैयारी कर रहा था उस समय मैं ऐसे ही टेलीग्राम देख रहा था, तो टेलीग्राम देखते देखते मैं एक ऐसे ग्रुप के अंदर जुड़ गया जिसके अंदर आरपीएससी सेकंड गेट साइंस की ही प्रिपरेशन करने वाले बंदे थे और उसके अंदर लगभग 18 से 20 हज़ार लोग जुड़े हुए होंगे और वो टेलीग्राम के अंदर वो ग्रुप था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे उस ग्रुप के ऊपर जुड़ा और मैंने उसके जो पुराने मैसेज थे वो कंगाल के देखे, तो उसमें ज़्यादातर डिस्कशन हो रहा था, कुछ बातें हो रही थी और बीच बीच में दो तीन क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे थे। तो ऐसे ही रिसेंटली एक क्वेश्चन उसमें किसी ने डाला और वो क्वेश्चन नीट में आया हुआ था। ठीक है, अब उस क्वेश्चन का जवाब देखा तो 82% लोगों ने उसका जवाब दे रखा था। ठीक है, आंसर, राइट आंसर दे रखा था। अब उस क्वेश्चन पर डिस्कशन शुरू हुआ, कुछ लोग उस आंसर को गलत बता रहे थे, कुछ लोग उस आंसर को सही बता रहे थे और मैं यदि उस आंसर को देखूँ तो मुझे कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो उस दौरान क्या हुआ कि मेरा खुद के ऊपर एक तो सेल्फ डाउट बढ़ा। मैंने कहा यार दिसंबर में मेरा एग्जाम है और मैं अगस्त से सितंबर के अंदर मैं एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ बायो का, जिसकी मैं इतने अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, तो किस तरीके से मतलब चीज़ें होंगी। तो मैं डर गया अंदर से बहुत ज़्यादा। फिर दूसरी चीज़ देखा तो उस ग्रुप के अंदर जो लोग डिस्कशन कर रहे थे वो डिस्कशन कैसे थे, पुराने वाले लोग थे, यानी कि जो 2018 वाली भर्ती में रह गए थे वो उस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए थे। तो दूसरा सेल्फ डाउट मेरे अंदर ये आया, यानी कि मैंने अपने आप को कंपेयर कर लिया उन लोगों के साथ और कंपेयर करने से मुझे और मेरे अंदर जो डर था वो बढ़ गया। मैंने कहा यार ये लोग इतने लेवल के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, कोई भी एक्सप्लेनेशन वो दे रहे थे भले ही, तो इनके साथ जब मैं कंपीट करूँगा तो मैं कहाँ टिक पाऊँगा, क्योंकि ये बिल्कुल पुराने हैं, पहला पेपर दे के बैठे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है और मैं पहली बार इस पेपर में बैठ रहा हूँ। तो ज़रूर है आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, आपको भी ये सेल्फ डाउट आता होगा अपने अंदर। ठीक है, तो मुझे भी उस दौरान ये चीज़ आ रही थी। फिर मैंने अपने दिमाग से कुछ सवाल किए, अपने आप से कुछ सवाल पूछे। मैंने सोचा, मैंने कहा इससे टेलीग्राम ग्रुप से मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है कि अब तक जैसे मैं जुड़ा तो मुझे क्या हुआ, मुझे सबसे पहले उससे डीमोटिवेशन मिला। ठीक है, दूसरा मैं उसके अंदर सेल्फ डाउट मेरे अंदर बढ़ गया। दूसरा, मैं जैसे ही उस ग्रुप के अंदर चढ़ा तो मेरा खुद का डर बढ़ गया, मैं अपने ऊपर डाउट करने लग गया। मैंने कहा यार किस तरीके से तैयारी होगी और किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। फिर मैंने सोचा कि क्या टेलीग्राम से ही मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे लगा नहीं, मेरे पास तो सारे नोट्स मेरे बने हुए हैं, सारी बुक्स मेरे पास हैं, तो मैं तो खुद की सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुरंत मैंने क्या किया, उस ग्रुप को वहीं पर लेफ्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने उस ग्रुप को लेफ्ट किया तो मेरे एक अंदर से संतुष्टि आई, शांति आई, मैं तुरंत पढ़ने बैठा और वहाँ से मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो रहे थे। तो ऐसे आपके पास यदि कोई नेगेटिव चीज़ है जो कि आपका सेल्फ डाउट बढ़ाती है, आपका कॉन्फिडेंस लो करती है, आपको डिमोटिवेट करती है, वो चाहे कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई ग्रुप में जुड़े हुए बंदे हो सकते हैं, कोई टेलीग्राम पे आपका ऐसा ग्रुप हो सकता है जिससे आप जुड़े हुए हो और वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो। आप जुड़े तो पढ़ने के लिए थे, आप जुड़े तो मोटिवेट होने के लिए थे, लेकिन आप उल्टे वहाँ से डीमोटिवेट हो रहे हो। आपके ऊपर खुद को डाउट हो रहा है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप ओवर थिंकिंग करते हुए चले जाते हैं। तो उस चीज़ को आज ही आप स्टॉप कर दें। ठीक है, अब हम वापस अपने टॉपिक पे लौटते हैं कि ओवर थिंकिंग से आप किस तरीके से बच सकते हैं। तो देखिए, सबसे बढ़िया तरीका होता है ओवर थिंकिंग से बचने का कि आप अपने आप को बिजी रखिए। अब बिजी में तो आप कहोगे कि सर हम पढ़ते हैं तो वो एक तरीके की बिजीनेस ही है, तो उसको आप किस तरीके से इंप्रूव करेंगे कि आप अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए, एक टाइम शेड्यूल बनाइए जिसमें कि आपकी सारी चीज़ें पहले से मैनेज हों। जैसे आप अपने पढ़ने का स्लॉट बना लिया कि यार मुझे इतने से इतने पढ़ना है, इतने से इतने मुझे खाना खाना है, इतने से इतने मुझे नहाना है, इतने से इतने मुझे घूमना है, इतने से मुझे दोस्त से बात करनी है, यानी कि सारी चीज़ों का टाइम आपने पहले से ही फिक्स कर लिया। उस टाइम से यदि आप चलोगे, अब 30 से 35 दिन आपके पास बचे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास कि बहुत लंबा आपको चलना होगा, और शॉर्ट टाइम के लिए आपको टाइम टेबल अपना सेट करना है। और उस टाइम टेबल में जब आप सेट करोगे अपने आप को, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप ओवर थिंकिंग कर पाएँ। ठीक है, यानी कि आपको अपने आप को बिजी रखना है। दूसरा, आपको क्या करना है, अपना टाइम शेड्यूल फिक्स कर लेना है। तीसरी चीज़, आपको अपना जो कंपैरिजन है दूसरों से वो बिल्कुल बंद कर देना है। चाहे लाइब्रेरी में आपके बगल की सीट वाला बंदा या दूसरी सीट पे जो बंदा बैठा हुआ है उसके क्वेश्चन कितने भी सही हो रहे हों, कितना ही वो तुरंत जवाब दे देता हो, कितना ही उसकी रैंक आ रही हो टेस्ट सीरीज़ के अंदर, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस चीज़ से कि 9 सितंबर के दौरान, 9 सितंबर के दिन आपने क्या किया उस एग्ज़ाम के अंदर। यदि वो बंदा टेस्ट सीरीज़ में बहुत टॉप रैंक ला रहा था, मैंने ऐसे बंदों को भी देखा जो टेस्ट
सीरीज़ के अंदर टॉप 10 के अंदर आते थे, लेकिन जब उनका एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में उनसे वो जो चीज़ें हैं वो नहीं संभाल पाए, अपने आप को नहीं संभाल पाए और वो उस भर्ती से बाहर हो गए। ऐसे बंदों को मैं जानता हूँ, पिछले साल मेरे साथ बहुत लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है। तो अब इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को कंपेयर किसी भी लोगों से ना करें, आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने इष्ट देव के ऊपर भरोसा रखें, जो होना है हमेशा अच्छा ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कंपैरिजन आप बंद कर दें, किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसको छोड़ दें, किसी फ्रेंड से आप ऐसे बात करते हैं जो आपको डिमोटिवेट करता है उससे हट जाएं, रिश्तेदार है कोई उसको ब्लॉक कर दें, यदि आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट नहीं करते तो आप उनसे भी बात करना बंद कर दें 30 से 35 दिन के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कोई पेरेंट्स ऐसा होगा जो डिमोटिवेट करेगा, हमेशा सारे पेरेंट्स जो है सपोर्टिव होते हैं और बहुत अच्छे से आपको मोटिवेट और संभालते भी हैं, मतलब कि कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी तैयारी कर, सारे काम हम देख लेंगे, ठीक है। अगली और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको डिजिटल डिटॉक्स करना है। अब ये शब्द क्या है, डिजिटल डिटॉक्स? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि निराविषीकरण करना, और डिजिटल का मतलब होता है कि जो भी डिजिटल इक्विपमेंट हमारी दिनचर्या में जुड़ गए हैं उनसे अपने आप को दूरी बनानी है, ठीक है। जैसे आप करोगे क्या कि आप यदि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, अब तक आपने ऑनलाइन पढ़ाई करी होगी, ठीक है, तो एक टाइम फिक्स कर लें कि मैं इस टाइम पीरियड में ही ऑनलाइन चीज़ें देखूंगा। यदि आपको मोटिवेशन लेना है, आपको देखना है कि यार मुझे कुछ मोटिवेशन चाहिए, तो आप एक टाइम फिक्स कर लें कि जैसे 8 से 9 फिक्स कर लिया आपने, या रात को 9 से 10 का फिक्स कर लिया, उस दौरान ही आप केवल यूट्यूब देखें, आप हमेशा यूट्यूब पे ना बैठे रहें। अगला, एक टेलीग्राम बहुत बड़ी दिक्कत बन गया है आज के टाइम पे। क्या होता है, टेलीग्राम पे इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारे चैनल बन गए हैं, उस पर सारी सूचनाएं हैं तुरंत आ जाती हैं, पहली चीज़। और दूसरा नुकसान इसका क्या है कि सारे ग्रुप्स में वही सूचना घूमती रहती है बार बार, ये भी अपने लिए नुकसानदायक है। तो ऐसी चीज़ों से आज ही दूरी बना लें, एक अपना फिक्स शेड्यूल बना लें कि मैं इस टाइम में ही वो सारी चीज़ें करूँगा। बाकी और अदर जो सोशल मीडिया हैं, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, तो इनको तो आप बिल्कुल ही बंद कर दें 30 से 35 दिन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगली मैं बात करता हूँ तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। मेडिटेशन आप देखेंगे यूट्यूब पे जाकर तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। केवल 10 से 15 मिनट आप दीजिए, और 10 से 15 मिनट केवल आप सारी चीज़ों को छोड़ के एक रिलैक्स मूड में बैठ जाइए। मॉर्निंग में आप इसको कर सकते हैं फ्रेश होने के बाद, और 10 से 15 मिनट केवल आप रिलैक्स बैठ जाइए, और बैठने के बाद जो फ्रेश एयर होती है उसको अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। केवल इतना करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। यानी कि जो भी सांसें आप ले रहे हैं और जो भी सांसें बाहर छोड़ रहे हैं, केवल उन पर ध्यान लगाना है। कोई भी विचार आपका आता है, ठीक है, आएगा, शुरुआत में ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे विचार हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, आता है तो तुरंत आप उस चीज़ को वापस वहीं पे लेके आ जाइए। ऐसे आप करोगे तो धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी, और ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाली है। इससे आपका फोकस जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ आप क्या कर सकते हैं, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है, क्योंकि हम देखिए पूरे दिन मेंटली वर्क करते हैं लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो यदि आप फिजिकल और मेंटली थोड़ा इक्विवेलेंट रखेंगे, यानी कि दोनों में बैलेंस आप रखेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। यानी आपको फिजिकल एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक पे घूमने निकल गए, या फिर सुबह सुबह यदि आप जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह सुबह आप किसी पार्क के अंदर चले गए, वहाँ आपने थोड़ा बहुत योगा कर लिया, वहीं पे आपने मेडिटेशन कर लिया, या थोड़े बहुत आप दौड़ लिए। तो ऐसी यानी कि 10 से 20 मिनट, आधा घंटा आपकी फिजिकल एक्टिविटी जरूर से होनी चाहिए। अगली और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो आपको अफर्मेशंस बोलने हैं। अफर्मेशंस क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये चीज़ें आप यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अफर्मेशंस का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव चीज़ों को आप यदि बोलेंगे तो वही पॉजिटिव चीज़ आपके वापस लौट के आएंगी, यूनिवर्स आपको वही सारी चीज़ें वापस भेजेगा। तो आप यही बोलें हमेशा सोने से पहले कि मैंने आज इतनी मेहनत की है कि मैं इस पेपर में सेलेक्ट हो जाऊँगा। इस तरह की चीज़ें आप बोलेंगे अपने आप से, तो वो चीज़ें रियलिटी में आपके सामने आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो यूट्यूब पर आपको जरूर से मिल जाएंगी। तो इन चीज़ों को करके आप क्या कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। एक और चीज़ लास्ट में मैं बता दूं कि आप फोकस को किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो। तो देखिए, मैं जो करता था वो मेरे लिए वर्क करती थी, हो नहीं सकता कि वो आपके लिए वर्क करती है, और हो सकता है वो आपके लिए वर्क कर जाए। और देखिए, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मेरे पास आईपैड था, ठीक है, उसमें एक साइड में मतलब उसकी जो स्क्रीन है वो स्प्लिट हो जाती है, तो उसमें एक साइड में क्या चलता था, क्वेश्चन चलते थे, और दूसरी साइड में यूट्यूब पे मैं गाने सुनता था ईयरफोन लगा के, ठीक है। उससे मेरा फोकस इंक्रीज़ होता था और मेरे क्वेश्चन पे भी ध्यान चला जाता था। यदि ऐसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपका फोकस बढ़ता है, तो आप बिल्कुल करिए, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आपसे कहता है कि देख, ये दूर से देख के लोग आपको कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि देखिए यूट्यूब से गाने सुन रहा है, साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कहने दीजिए। मुझसे भी उस टाइम कहते थे लोग, ठीक है, मेरे बगल वाला बंदा कहता था कि यार तू कैसे मैनेज कर सकता है, लेकिन मुझसे होता था मैनेज, सिंपल सी बात है। तो आपसे जो हो रहा है वो करिए। हमारा मेन टारगेट है पढ़ाई होना। पढ़ाई किसी भी तरीके से हो रही है, यदि आप लेट के पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, खाना खाते पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, आप दौड़ते हुए पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन होनी क्या चाहिए, अपनी पढ़ाई होनी चाहिए, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, बस इतना सा अपना काम होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, कोई कमेंट कर दें, कोई क्वेश्चन है आपका तो नीचे कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप पे जो भरोसा है पूरा रखिए, इष्ट देव पे पूरा भरोसा रखिए। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर दें। 10,000 का जो टारगेट है उसको अचीव करवाने में आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।